ये मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेगा बिहार पुलिस एसआई के लिए, ठीक है। तो जैसा आप लोग अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसी तरीक़ा से इंस्ट्रक्शंस रहता है, इस तरह से आप लोग को आई एम रेडी टू बिगिन करना होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन खुल गया आप लोग के सामने और इसका आप लोग अब आंसर कीजिए। हिंदी में कर देता हूँ मैं, आप लोग को आसानी होगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं तब तक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी क्या कर सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं हैं। ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी भाग ले सकते हैं। कौन? तो भारत के महान्यायवादी। और इनके बारे में याद रखिएगा कि आर्टिकल अनुच्छेद 76 इनसे संबंधित है और यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ये क्या है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी है। आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत के संविधान के डैश के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में है? आप लोग टाइम लेकर सोचें, बताएं। तो देखिए अनुच्छेद है 39 का डी में ये कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? 39 का डी। तो यहाँ पे 39 का डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवीन खोजी गई कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति एपिडेलेक्सिया फॉल्सीफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलिस्ट्रिस कहाँ पाई गई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? तो सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। आगे चलते हैं, सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो ये आंदोलन हो जाएगा वहाबी आंदोलन। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। आगे चलते हैं, वहाबी आंदोलन 1820 के लगभग में हुआ था। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक। ये हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। और 1 पास्कल का वैल्यू पूछ लेगा आपसे, तो 1 पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। अगर पास्कल नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? फिर ध्यान देकर देखिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को कहेंगे पास्कल या इसी को कहेंगे दाब का मात्रक, ठीक है। और एक सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक फॉर्मूला है P=F/A, प्रेशर = फोर्स बाई एरिया। F से हो जाएगा बल, A से हो जाएगा एरिया मतलब क्षेत्रफल, और P से हो जाएगा दाब। आगे चलते हैं, अब बताइए, जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम देखा जाता है तो डैश प्रकाश सबसे कम मुड़ता है। इनमें से कौन सा प्रकाश सबसे कम मुड़ेगा? बताइए क्या आप लोग के हिसाब से सही आंसर होगा? तो कम मुड़ने वाला हो जाएगा लाल। सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल मुड़ता है। और सबसे अधिक पूछ देगा कौन मुड़ता है? सबसे अधिक जब पूछेगा तो हो जाएगा बैगनी। सबसे अधिक मुड़ता है कौन? बैगनी, ठीक है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, वीप ग्योर। ऊपर वाला आर सबसे कम मुड़ता है रेड, और नीचे वाला वायलेट जिसको कि बैगनी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वंश दक्षिणापथ
अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला दक्कनी वंश माना जाता है। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को दक्कन क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिणापथ इसी का मतलब भी हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र, इसमें क्या माना जाता है? तो पहला दक्कनी वंश माना जाता है, सातवाहन वंश। ठीक है, अब हम और आप लोग ये बताएं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हुए थे? तो इसका संस्थापक हो जाएगा कौन? सीमुक। पढ़े होंगे आप लोग, ज़रूर याद होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बानू मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हुआ? तो बानू मुश्ताक का पुस्तक का नाम तो आप लोग अब तक में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। हो जाएगा आंसर क्या? हार्टलैंड। आंसर हो जाएगा हार्टलैंड। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार तो मिला ही है, हार्टलैंड का भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से? तो ये लिखा गया था कन्नड़ में। कैसा साहित्य है ये? तो कन्नड़ साहित्य है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब बताएं आम नमक कहने का मतलब टेबल नमक या सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेलाइट। क्या हो जाएगा? हेलाइट। इंग्लिश में देख लीजिए कैसा लिखाता है, हेलाइट, HALITE। आम नमक, टेबल नमक या सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? हेलाइट। आंसर हो जाएगा हेलाइट। आगे है मैच करना आपको, तो मैच कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को जानता है कि पर्यावरण दिवस कब होता है? ओजोन दिवस तो अभी हाल फिलहाल BPSC में पूछा था, ये हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, और पर्यावरण हो जाएगा आपका 5 जून। A का 2 और D का 3। A का 2 D का 3 किस में है? A का 2 D का 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। तो याद रखिएगा सब मिलाकर क्या, तो पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण दिवस कहेगा तो याद रखना आपको क्या? 5 जून। ठीक है, इसी तरीक़ा से वन दिवस कहेगा, अगर वन दिवस, विश्व वन दिवस तो 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। आपसे कहेगा विश्व आवास दिवस, आवास दिवस कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 3 अक्टूबर। आवास दिवस 3 अक्टूबर। ओजोन डे कहेगा, विश्व ओजोन डे, तो ओजोन डे जो है 16 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम में ओजोन डे पूछ लें। निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस से किससे कहा जाता है? तो बहुत फेमस है ये नाम, हिमा दास। हिमा दास को क्या कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस। और ये कहाँ की है? तो ये है मूलतः असम की। कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। ठीक है, PT उषा को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उड़न परी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर नहीं है? मेढक, सिलिशियन, अजगर, सैलामेंडर। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या लगता है आपको? इसका आंसर हो जाएगा अजगर। अजगर उभयचर नहीं है। ठीक है, मेढक उभयचर है। उभयचर कहने का अर्थ है जो पानी में और ज़मीन पर रह सके। पानी में भी रह ले और कहाँ रह ले? ज़मीन में भी रह ले, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उभयचर। मेढक रह सकता है, सिसिलियन रह सकता है, सैलामेंडर रह सकता है, अजगर नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2025 के बेंगलुरु ओपन एकल खिताब किसने जीता? बेंगलुरु ओपन एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं ब्रेंडन हॉल्ट। कौन है? ब्रेंडन हॉल्ट। ब्रेंडन हॉल्ट ने बेंगलुरु ओपन एकल खिताब जीता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क जमा के लिए जाना जाता है? तो ये देश है कनाडा। कनाडा किस लिए जाना जाता है? तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जमा है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। सर कनाडा हो जाएगा। आगे चलते हैं।
मोहम्मद गौरी किसके भाई थे? तो मोहम्मद गौरी किसके भाई थे? तो ये इनका भाई था गौर के सुल्तान गियाथ अल दीन। गौर के सुल्तान गियाथ अल दीन। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा तो बहुत कम ही बता पाएगा। तो जो आप लोग टेस्ट मेरे साथ अभी देख रहे हैं, या आप लोग अपना दीजिएगा कभी, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा मिले, आपके टेस्ट में ऐसा मिले, तभी आपका रिकॉल हो पाएगा। तो गौर के सुल्तान गियाथ अल दीन मोहम्मद गौरी के भाई थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा देखिए हार्ड टाइप का ही है। अब दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा अक्षांश है जो कि भारत के अधिक राज्यों से होकर गुजरेगा। 20, 22, 24 या 26 उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। क्या आंसर हो जाएगा? 24। 24 जो है, आप लोग ऐसे भी समझ रहे होंगे कि आप लोग याद किए होंगे क्यों, कौन सा 23.5 डिग्री वाला याद किए ही है, जिसमें कि कौन कौन आ जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतना सारा तो 23 डिग्री में आ रहा है, और 23.5 में इतना तो आता ही है। और बाकी 24 का जब बात करें तो जो छूट जा रहा था जस्ट बगल से, वो यूपी था, ये भी टच हो जाएगा, और आपका मणिपुर भी टच कर जाएगा। तो इस तरह से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, यही सबसे अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। आगे है 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन सा टीम है? तो नागपुर का टीम। तो नागपुर का टीम को विदर्भ कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका विदर्भ वाला, आंसर हो जाएगा विदर्भ, मतलब ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, 24-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? विदर्भ ने। आगे चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। बिंदु ए से, मान लीजिए ये बिंदु ए है, इसको मान लेते हैं। और बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। ये हो गया 5 किलोमीटर दक्षिण आ गया राजू। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा, लेफ़्ट साइड ये इधर मुड़ेगा, और 2 किलोमीटर चला। तो ठीक है, यहाँ ये 2 किलोमीटर हो गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, मतलब इसके सामने आ गया 5 किलोमीटर, फिर ये चल गया। अंत में वह बाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ रहा है, और 5 किलोमीटर की यात्रा किया, फिर से 5 किलोमीटर चला। तो वह बिंदु ए से कितना दूर है? मतलब कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। ये बिंदु ये ए है, और अभी का प्रेजेंट यहाँ पे आ गया है। तो बताइए कि टोटल दूरी क्या है? तो ये तो 5 हो ही गया, और ये नीचे से देख लीजिए, ऊपर सेम दूरी हो जाएगा 2। तो 5 और 2 7, इजी है, 7 हो जाएगा सही आंसर। इटली में कोर्सिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो इटली में कोर्सिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा बोनीफेसियो जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य कौन सा? बोनीफेसियो, ठीक है, बोनीफेसियो जलडमरू मध्य, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको चलते हैं मैप से एक बार देख लेते हैं, और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जूम करने पे ये रहा आपका इटली का पार्ट, ये इटली दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट बन रहा है जलडमरू मध्य, ये इसी का नाम है क्या? बोर्नीफेसियो। क्या नाम है इसका? बोर्नीफेसियो। और अलग किसको कर रहा है? तो कोर्सिका आइलैंड। कौन सा आइलैंड? कोर्सिका आइलैंड ये रहा, और सार्डिनिया आइलैंड ये रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोनीफेसियो स्ट्रेट किसको अलग करता है?
तो ये अलग करता है सार्डिनिया और कोर्सिका को, और ये दोनों अब है किसके अंदर में, तो इटली के अंदर में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, देख लीजिए, कोर्सिका द्वीप है यहाँ पे भी कोर्सिका द्वीप है, सार्डिनिया द्वीप है। ये आंसर हो जाएगा बोनिफेसियो जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन बिहार के आरा का एक स्थानीय जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं बताएगा ये आंसर? कुंवर सिंह सब बता देगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? तो ये जो रचना है, इस रचना का क्या नाम है? ये रचना का नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो कुमार संभवम है, जो कि भगवान शिव, पार्वती देवी और इनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है। कुमार संभवम। ऐसे भी पूछ लेगा कि कुमार संभवम किसकी रचना है, आ भी चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो बता दीजिएगा कि कालिदास का ही है। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए, मेघदूतम भी कालिदास ही लिखे हैं, मालविका निमित्रम भी लिखे हैं कालिदास इस तरह से, और ये आपका ऋतु संहार ये भी है कालिदास जी का ही रचना, और रघुवंशम भी है कालिदास का ही रचना है। ठीक है, तो ये सब कालिदास का ही रचना है, लेकिन जब बात आ जाता है शिव भगवान का, पार्वती माँ का और कार्तिकेय भगवान का, तो फिर हो जाएगा आंसर कुमार संभवम। चलिए आगे। बोडो भाषा मुख्य रूप से, तो बोडो आप लोग जानते हैं असम में बोला जाता है। बोडो कहाँ बोला जाता है? असम में। ठीक है, आंसर हो जाएगा असम। आगे चले, बताइए, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त कौन सा द्रव्य पाया जाता है? हम तो इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश में आता है। व्हाट इज़ द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फाउंड बिटवीन द टू बोन? अच्छा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है तो ये साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा। अब बाकी आप लोग हिंदी में देखिए, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव्य पाया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा साइनोवियल द्रव्य, श्लेष साइनोवियल द्रव्य। अब आप लोग जो भी पढ़ते हैं, श्लेष पढ़ते हो तो श्लेष देखिए, साइनोवियल पढ़ते हैं तो साइनोवियल, यही हो जाएगा सही आंसर। आगे, नेवी ब्लू व्हील नेवी ब्लू व्हील अशोक चक्र निम्नलिखित स्मारकों में से किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष से। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि अशोक चक्र धर्म चक्र का एक चित्रण है, और जिसमें कि कितना तिल्ली से दर्शाया गया है अशोक चक्र को। जैसे कि समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मान लीजिए अशोक चक्र है, तो इसमें इस तरह से टोटल कितना तिल्ली है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24। क्या आंसर हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 याद रखिएगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि बनाया कौन था ये? तो बनाने वाला कौन था? तो अशोक ही थे, अशोक द ग्रेट, अशोक का महान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता? तो उत्तराखंड में कौन सा गेम हुआ? पहले तो यही क्वेश्चन है। तो 38वां राष्ट्रीय खेलों हुआ है जिसमें कि तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता? तो रजत जीतने वाला है बिहार। रजत कौन जीता है? बिहार जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का एक अंग नहीं था? तो 1950 में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य आप लोग हालांकि बहुत बार पढ़े होंगे, फिर से रिवाइज करवा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, इससे पहले ये नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब खाने में जो यूज होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3।
इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, ये न्यूमेरिकल जैसा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और घर पे बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। होमवर्क के तौर पे आप लोग कीजिएगा। एक निश्चित शहर के 10 निवासियों में उस शहर को छोड़ दिया जाए, बाद में शहर, ये भी बनाइएगा, मैथ है, आप लोग घर पे बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 81%। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है? आंसर हो जाएगा, करती है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। कौन हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त। तो ये बुक जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोग के बिहार दरोगा के लिए। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त। प्राचीन शहर हड़प्पा पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पंजाब में है। आगे चलते हैं। किस विदेशी यात्री को मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता था? मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता था मार्को पोलो को। किसको जाना जाता है? मार्को पोलो को। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आराम से समझ लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। तो पूछा आपसे कि मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है तो मार्को पोलो। ठीक है, हम आपसे ऐसा क्यों बोले कि आराम से पढ़िएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को मध्यकालीन लिख कर दे दिया है। ठीक है, और अगर मध्यकालीन पे आप लोग ध्यान नहीं देते और अगर हेन सांग ऑप्शन में दिया रहता, हेन सांग अगर ऑप्शन में दिया रहता तो आप लोग फटाक से इसको टिक मार के बढ़ जाते हैं। हालांकि इस ऑप्शन में हेन सांग दिया नहीं है, फाइयान दिया है। तो यही ध्यान देना, हेन सांग को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं ऐसा जुटता है कि मध्यकालीन। जब मध्यकालीन का बात कर दे तो याद रखिएगा कि आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित किस जीवनी में प्रतिष्ठित बंगाली अभिनेता सौमित्र चट्टोपाध्याय के जीवन और विरासत का पता लगाया गया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा संघमित्रा चक्रवर्ती द्वारा सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड हिज वर्ल्ड। याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, संघमित्रा चक्रवर्ती द्वारा सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड हिज वर्ल्ड। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायक प्रणाली को सामंतवादी क्यों माना जा सकता है? इसलिए माना जा सकता है क्योंकि सभी नायक कला और मंदिरों के महान संरक्षक थे। यही है सही आंसर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायक प्रणाली को सामंतवादी क्यों माना जा सकता है? क्योंकि सभी नायक कला और मंदिरों के महान संरक्षक थे। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर कानपुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला ये आपको बताएं। तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश। पहले तो आपसे यही पूछेगा कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंध रखते हैं? तो संबंध हो जाएगा हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, अब इनको क्या मिला है? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार PR श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी। आगे महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो ध्यान दीजिएगा,
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के पास, जगह का एक नाम है कोचरब। कौन सा नाम है? कोचरब। कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है कोचरब। यहाँ पे सत्याग्रह आश्रम, कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। ठीक है, कोचरब। चलिए आगे। 21 छूट कैसे गया? कुमार संभवम। देखिए यहाँ पे 23 भी छूटा है, 25 भी छूटा है। इसको पहले ठीक कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्कोर तो ख़राब हो जाएगा। 23 में क्या था? 23 में था साइनोवियल फ्लूइड। 25 में क्या था? 25 में था 38वां बिहार को मिला है तलवारबाजी में रजत पदक। चलिए अब ठीक है। 33 हाल ही में प्रकाशित, चाहिए भी ऑप्शन था ये, चक्रवर्ती द्वारा। 38 पे आते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इन जमा राशि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन जमा राशि को रिजर्व कहा जाता है, आरक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरक्षित। रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, सी देख रहे हैं, डी ऑप्शन देख रहे हैं, रिजर्व, यही होगा आपका सही आंसर। आरक्षित। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इन जमा राशि को आरक्षित जमा राशि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से जुड़ा है इनमें से कौन सा? आंसर हो जाएगा वेमपट्टी चिन्ना सत्यम। वेमपट्टी चिन्ना सत्यम आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर से सुन लीजिए, भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी से वेमपट्टी चिन्ना सत्यम जुड़ा हुआ है। रेशियो का क्वेश्चन है ये, आप लोग घर पे बनाइएगा आराम से। इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 80। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मैथ का भी सॉल्यूशन दीजिए, रीजनिंग का भी, तो फिर मैं दे दूंगा। ऐसे मोस्टली लोग यही बोलते हैं जीके करवा दीजिए, इसलिए जीके ही करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की? तो जानते हैं आप लोग, गयासुद्दीन बलबन, यही हो जाएगा, सिजदा प्रणाली स्टार्ट किया था। 29 अगस्त को किसके सम्मान में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में? मेजर ध्यानचंद। पढ़ना क्या है, गोली जैसा दाग देना है। और ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और ये दरोगा में ही पूछा गया है, और उस समय जब हम दिए थे तो ये आंसर हमसे गलत हुआ था। तो गलत किया हुआ तो अच्छा तरीक़ा से याद रहता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ, सब जानते हैं, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। 1921 बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक एग्जाम में। आगे चलते हैं। मेढक, घास, टिड्डा, सांप की खाद्य श्रृंखला में मेढक को कौन सा पोषक स्तर दिया जाता है? तो मेढक घास खाता है, घास को खाता है। सॉरी, मेढक घास तो बाद में खाएगा, पहले घास को टिड्डा खाएगा। घास आया, फिर टिड्डा आया, टिड्डा के बाद टिड्डा को खाया मेढक, तो और फिर मेढक को खा गया सांप। तो पच हो रहा है। 1 नंबर लिखते जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मेढक में आ गया 3 नंबर, तो मेढक हो जाएगा तृतीय। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी जीवित शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण है? इंग्लिश में है, एग्जाम्पल ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बराबर की गुफाएं। सबसे पुरानी जीवित शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण है बराबर की गुफाएं। अच्छा, अब बिहार के ही आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ये भी बताएंगे कि बराबर का गुफा जो है ये है कहाँ पे? तो ये है कहाँ पे? जहानाबाद में। कहाँ है? जहानाबाद। ठीक है, आगे। गुप्त शासकों के सिक्के के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्रभाग और पृष्ठभाग दोनों में केवल राजा का चित्र और तिथि होता था? ना। अग्रभाग और पृष्ठभाग दोनों में केवल एक देवता और तिथि की छवि होती थी? नहीं। अग्रभाग और सामान्यतः राजा का चित्र होता था, पृष्ठभाग पर किसी देवता की आकृति के साथ किंवदंतियाँ होती थी? नहीं। यही तो ठीक है, नहीं कैसे? यही सही है।
हिंदी में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाता है, यही सही है। अग्रभाग मतलब आगे वाला, इंग्लिश में देख लेते हैं। द ऑब्जर्व जनरली हैड द किंग्स पोर्ट्रेट, कहने का मतलब आगे में एक राजा का चित्र बना होता था। एंड द रिजर्व हैड एन इमेज ऑफ डीटी और अ मोटिव, और पीछे में देवता का चित्र होता था, आगे में राजा का चित्र होता था। अब हिंदी पढ़ते हैं। राजा का चित्र होता था और पृष्ठभाग पर किसी देवता की आकृति के साथ होती थी। चलिए ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा के बाद शांति नोबेल का पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को। अब बताइए, महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं बिहार। 38वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार 12 पदक जीता, जिसमें से कि एक स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। ठीक है, आगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में ही लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। कौन सलाई? दिया सलाई। बच्चा में खेलते होंगे, 1 सलाई, 2 सलाई, तीसरा मारे लब सलाई। क्या मीनिंग था नहीं पता, लेकिन हम सब बच्चा में खेलते थे। आंसर हो जाएगा दिया सलाई। अब बात ये उठता है कि इसी अभी दो क्वेश्चन पहले ही देखें आप लोग कि मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी को ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो नाम याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी। घुमा कर पूछ सकता है, इधर से इधर जाना पड़े या इधर से इधर जाना पड़े। कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई, नोबेल शांति पुरस्कार, याद रखिएगा। इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर का रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 16 मीटर से अधिक फेंकने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये महिला है जयाशंकर। कौन जयाशंकर? कृष्ण जयाशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर का रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 16 मीटर से अधिक फेंकने वाली, 16.03 हो गया मतलब 16 से अधिक हो गया, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्ण जयाशंकर। आगे, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में बताता है? तो सब जानते हैं कि शिलालेख, बृहत शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है? गुरु शिखर राजस्थान में है, और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन हो जाएगा अरावली। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्लैंड। कहाँ स्थित है? ग्लैंड में। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है इस तरह का, तो आप तो अभी नहीं देखे होंगे, या जो भी देखें तो उनके लिए तारीफ़ काबिल है। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डैश राज्य से है। तो जगोई जो है ये मणिपुर राज्य से है, जगोई। ठीक है, मणिपुर नृत्य को जगोई के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य को ही जगोई नाम से जाना जाता है। जगोई कोई और नहीं है, मणिपुरी नृत्य ही है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य को ही जगोई नाम दिया गया है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है? तो ये गोल जो है SDG 3 हो जाएगा, सही आंसर SDG 3। ठीक है, SDG 3 संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य में से
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, तो ध्यान दीजिए कौन सा है बताइए। हाल ही में कोविड-19 बीमारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या है, कौन सा हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा SARS-CoV-1 या SARS-CoV-2, क्या होगा बताइए। कन्फ्यूज हो गए ना, तो SARS-CoV-2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता है? राज सिंह की उपाधि से किसे जाना जाता था बताइए। तो आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसी को जाना जाता है, राज सिंह की उपाधि से जाना जाता है, ठीक है। नरसिंहवर्मन द्वितीय। एक चीज़ और याद रखिएगा कि महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर कहाँ पे, तो महाबलीपुरम पूछा जा चुका है बहुत बार बहुत एग्जामों में, इसलिए बता रहे हैं। महाबलीपुरम में स्थित है तट मंदिर, ये बनाया गया था इन्हीं के द्वारा। कौन है? नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है। नरसिंहवर्मन द्वितीय हो जाएगा सही आंसर। आगे है निर्वात या हवा में प्रकाश लगभग डैश की दूरी तय करता है, तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है 300 से आसपास में। 300 से आसपास में, पीछे से इधर छांटते चल जाइए। 300 के आसपास में कौन दिखेगा? निर्वात ये मतलब वैक्यूम या एयर में प्रकाश लगभग डैश की दूरी तय करता है, तो इधर देख लीजिएगा 300 के आसपास जो है वही हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ए। किस वर्ष झारखंड बंगाल से अलग होकर बिहार में शामिल हुआ? झारखंड बंगाल से अलग होकर बिहार में शामिल हुआ तो हो जाएगा 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। आंसर हो जाएगा ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस आनंद मठ से इतना तरह का प्रश्न बना है और इतना बार आया है कि मत पूछिए। तो आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बताइए कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ है 1882 में। कब हुआ है? 1882 में प्रकाशित हुआ है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से ही। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में, ठीक है। और वंदे मातरम क्या है हम लोगों का? राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है? ये भी पूछ लेगा तो क्या आंसर कीजिएगा बताइए। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। चलिए आगे। चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने आयोजित की थी? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने आयोजित की थी? आईआईटी मद्रास। ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण नहीं है? इंग्लिश में क्या है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है। तो एक्वेरियम मतलब जिसमें कि कांच का देखते ही होंगे, जिससे छोटा छोटा मछली रखा जाता है, तो ये तो मैन मेड हो गया। एक्वेरियम मैन मेड हो गया। फ्लावर बेड, फूल का बेड बना रहे हैं तो ये भी मैन मेड है। क्रॉप फील्ड कर रहे हैं, ये भी मैन मेड है। ग्रासलैंड मैन मेड नहीं है। ग्रासलैंड मैन मेड नहीं है। हिंदी में देखिए, जल जीवशाला मैन मेड है, मतलब मानव निर्मित है। फूलों की क्यारी मानव निर्मित। फसल क्षेत्र मानव निर्मित। घास का मैदान मानव निर्मित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया आइंस्टाइन रिंग शब्द किसको संदर्भित करता है? तो आइंस्टाइन रिंग संदर्भित करता है अ ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमेनन फॉर्मिंग अ सिमेट्रिकल रिंग ऑफ लाइट।
क्वेश्चन से ही सेट कर जाएगा, आप लोग देखिएगा। यहाँ भी रिंग का चर्चा है, यहाँ भी रिंग ऑफ लाइट का चर्चा है। बाकी आप हिंदी में देखिए। हाल ही में समाचारों में देखा गया आइंस्टाइन रिंग एक गुरुत्वाकर्षण लेसिंग घटना जो प्रकाश की एक सममितीय वलय बनाती है। ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका आंसर कीजिए आप लोग। हमारे एक जस्ट पानी पीकर थोड़ा देर में। तो आइए देखते हैं 65 नंबर। इसका आंसर कीजिए। कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित कौन सा है? देखिए, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है आपको पता है? गौतम बुद्ध अभयारण्य आपको पता है कहाँ है? गया जी में है। कहाँ है? गया जी में गौतम बुद्ध अभयारण्य। भीम बांध आपको पता है कहाँ है? भीम बांध है मुंगेर में। कहाँ है? भीम बांध है मुंगेर में। पंत अभयारण्य पता है आपको कहाँ है? पंत अभयारण्य नहीं पता है कहाँ है? तो आप लोग जानिए, नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है। ठीक है। परमार डॉल्फिन रिजर्व नया टाइप का। पंथ तो खैर आप लोग पढ़े होंगे, परमार बहुत कम ही स्टूडेंट जानते हैं कि परमार कहाँ है। तो परमार है अररिया में। कहाँ है? अररिया में। आंसर हो जाएगा। सभी कथन सत्य है, क्योंकि अररिया भी बिहार में ही है, सब जानते हैं। सभी कथन सही है। गला बाल बार बैठ जा रहा है क्योंकि ठंडा कर दिया है, बारिश हुआ उसके कारण। चलिए आगे देखते हैं। ये रीजनिंग है, हम इसको बनाए थे, तो इसका आंसर आया था ऑप्शन 3। आप लोग इसको बनाइएगा। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद विटामिन डी करता है। विटामिन डी करता है कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद। कौन सा विटामिन को सूरज का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सूरज का विटामिन कहते हैं। ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है विटामिन डी से। आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए, रिकेट्स नामक बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है। आपसे पूछेगा ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोनों विटामिन डी के कारण होता है। और जानिए कि ऐसा भी पूछा गया है कि रिकेट्स जो कि विटामिन डी के कमी से होता है, यह देखा जाता है किन में देखा जाता है? वयस्क में या बच्चों में? तो जानिए कि बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है। स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दिए हैं, जान लीजिए। वयस्क मतलब एजेड। आगे चलते हैं। शाह जी की ढेरी में स्तूप किसने बनवाया था? शाह जी की ढेरी में स्तूप किसने बनवाया था? तो कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था। शाह जी की ढेरी में स्तूप का निर्माण कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। मनत किस देश की मुद्रा है? मनत मुद्रा है अजरबैजान का। मनत मुद्रा है अजरबैजान का। किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? बिहार में हुआ था तो फणीश्वर नाथ रेणु का ही जन्म हुआ था बिहार में। और बिहार में कहाँ पे? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, अररिया जिला वहीं के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जिला हो जाएगा अररिया। फिर गलत लिख दिए स्पेलिंग, जो भी रहे आप समझ के होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में जन्मे हैं। ठीक है। आगे है कि कौन सा यौगिकों के युग्म एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं? इंग्लिश में क्या है? कंपाउंड्स आर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए C9H20, तो मतलब कि 9 दूनी 18 प्लस 2। इसी तरीक़े से 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो जा रहा है। चलिए ठीक है। दूसरा में ये तो हो गया ऑप्शन ए। दूसरा देखिए C9H16 मैंने 9 दूनी 18 माइनस 2 हो जाएगा 16 और 7 दूनी 14 प्लस 2 हो जाएगा 16। तो यहीं पे देखिए कि ये अंतर कर रहा है, यहाँ हिसाब माइनस यहाँ प्लस बैठ जा रहा है और ऊपर में देखिए दोनों में प्लस प्लस था। तो बाकी चेक नहीं करते हुए यही समझ जाते हैं कि समझाती यही है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अब गरीबी हटाओ नारा भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत घुमा घुमा के पूछता है। पहले पूछेगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था,
ये दे पूछेगा, फिर पूछेगा कि ये नारा कब दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो 1971 में। और कौन सा योजना हो जाएगा, तो 5वीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब ये पूछेगा आपसे कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा डीडी धर देने वाला, मतलब इसके बारे में इस तरह से योजना बनाने वाला कौन था, तो डीडी धर था। ठीक है। और 1971 याद ही रहेगा, इंदिरा गांधी याद ही रहेगा, इंदिरा गांधी जी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो कौन सी धातु नहीं है, एल्युमिनियम धातु है, पारा धातु है, सोडियम भी धातु है, फॉस्फोरस धातु नहीं है। फॉस्फोरस क्या है, अधातु है। ठीक है, मेटल नहीं है फॉस्फोरस। बाकी सोडियम, पारा मतलब मरकरी भी धातु है, एल्युमिनियम भी। नॉर्मली बच्चा यही गलती करता है, बच्चा को लग जाता है पारा पिघला हुआ है, दिमाग में आता है पारा पिघल जाता है, बस यहीं से सब लफड़ा हो जाता है। तो धातु नहीं है कौन, फॉस्फोरस। पारा क्या है, धातु है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध कोमागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। 1914 की घटना है। और ये जो नाम पड़ा है कोमागाटामारू, ये नाम जापानी जहाज़ का है, उसी से घटना है रिलेटेड, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है। 1914 का घटना है, जापानी जहाज़ है। कैसा जहाज़ है, जापानी जहाज़ है। ठीक है। और इसमें लगभग 376 यात्री सवार थे, ये याद रखिएगा। ये मत याद रखिएगा, छोड़िए, इतना याद रखिएगा। 1914 का कहानी है। कामागाटू मारू क्या था, तो ये जापानी जहाज़ था। ठीक है। पुष्प के किस भाग में एक एकल अंडप या संलेयित अंडप का समूह होता है, जो प्रायः अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होते हैं और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। Which part of a flower contains a single carpel of a group of fused carpels usually differentiated into ovary, style and stigma and helps in the process of receiving pollen and fertilizer? आंसर हो जाएगा आपका पिस्टिल। हिंदी में इसको कहेंगे स्त्री केसर। पुष्प के किस भाग में, तो पुष्प के स्त्री केसर भाग में एक एकल अंडप या संलेयित अंडप का समूह होता है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन पर शिकागो में हस्ताक्षर किए गए। तो हाँ, इस शिकागो में हस्ताक्षर हुआ था, ये सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का सदस्य नहीं है, तो ये गलत बात है। सदस्य है भारत, तो ये सही नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, केवल एक सही है। ठीक है। और भारत याद रखिएगा कि इसका सदस्य है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है, तो प्रेरणा लेता है नागरिकता ब्रिटेन से। कहाँ से लेता है, ब्रिटेन से। भारत का संविधान जो नागरिकता अपनाया है ब्रिटेन से, वहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रिटेन में जिस तरह से एकल नागरिकता है, वैसे ही भारत में भी एकल नागरिकता है, लेकिन ऐसा सिस्टम अमेरिका में नहीं है। वहाँ एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ देश का अलग नागरिकता और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का अलग नागरिकता, राज्य का अलग नागरिकता है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भारत में एक जैसा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो इसको आप याद रखिएगा इस तरह से, मेरे साथ 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। अरुणा, नागा, मणि, मिजोरम। अरुणा, नागा, मणि, मिजोरम। बोलिए, अरुणा, नागा, मणि, मिजोरम। अरुणा, नागा, मणि, मिजोरम किसके लिए है, म्यांमार के पड़ोसी राज्य का ट्रिक है। अरुणा, नागा, मणि, मिजोरम।
अरुणा नागा मणि मिजोरम, अरुणा नागा मणि मिजोरम। ठीक है, नहीं याद होगा तो अब ऐसे याद रखिएगा कि अरुणा मांगा, अरुणा मांगा क्या, तो अरुणा मांगा मनी, मनी मतलब पैसा। अरुणा मांगा मनी क्यों मांगा, क्योंकि उसको मिजोरम जाना था। कहाँ जाना था? मिजोरम। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो है, साझा करता है। मांगा, मांगा है नहीं, नागा है, नागा से मांगा किया है। मांगा नागा समझिएगा, नागालैंड का बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन में तो है नहीं। क्या मांगा? मनी मांगा, मनी मणिपुर हो जाएगा, ये भी है। कहाँ जाने के लिए? मिजोरम जाने के लिए, मिजोरम भी है। तो बचा कौन? असम। तो असम जो है म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है। आगे है, यहाँ पे 58 छूटा हुआ दिखा रहा है। 58 देखें क्या था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था, छूट कैसे गया था? 61 था, ये 1882 था। और कौन छूटा है? आइए 80 पे आते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है? एक राज्य की आवश्यकता है। तो आपका संशोधन पूछ रहा है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये हो जाएगा आर्टिकल 38। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने का प्रभावी है? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, बहुत ईजी है। 2025 में हुए स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय दल का आकार क्या था? कितना दल थे ये बताइए? तो 50 से एक कम 49 मेंबर टीम था, 49 सदस्यीय दल था। किसमें? ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में प्रतिस्पर्धा के लिए, मतलब खेलने के लिए। एक आवृत्त बीजी पुष्प में बाहर से अंदर की ओर जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही मेल करेगा, ये बताएं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या आता है? सबसे पहले सीपल, पीटल, स्टेमेंस और पिस्टिल, यही सही है। पिस्टिल वाला लास्ट इधर आएगा, ठीक है, लीव्स नहीं होगा, पहले सीपल होगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग का देख लेते हैं हिंदी में क्या है। बाहदल, फिर पंखुड़ी, फिर पुंकेसर, फिर सबसे अंतिम में स्त्री केसर। सेल्सियस कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो ये तो याद ही रखिएगा कि एफ ये फार्मूला, ठीक ना, एफ का फार्मूला ही होता है 9/5 इंटू सी ब्रैकेट में प्लस 32। ऐसे करने से आपको क्या मिल जाएगा? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालना हो तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/9, ठीक है। और गुने आएगा, अब ब्रैकेट में आएगा 5 - 32, F - 32 सॉरी। फ़ारेनहाइट सेल्सियस, अगर ऐसे इस तरह से न्यूमेरिकल भी बनता है। सेल्सियस अगर दिया रहे, फ़ारेनहाइट निकालना है 9/5 गुने सी ब्रैकेट बंद प्लस 32। सी दिया रहे तो 5/9 गुने ब्रैकेट में F - 32। मैथ है, घर पे बनाइएगा, हम आपको आंसर बता देंगे। 250 आएगा। 2025 में कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कांस ओपन टूर्नामेंट पाइनियन जीता है। कौन? पाइनियन। कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट कौन जीता है 2025 का? पाइनियन।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया? नाम है कन्हाई लाल दत्त। कन्हाई लाल दत्त was arrested by the Britishers as an accused in the Alipur bomb conspiracy case। कन्हाई लाल दत्त याद रखिएगा। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अलीपुर बम षड्यंत्र वाला कांड कहाँ हो रहा था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैथ है, बनाइएगा घर पे, आंसर आ जाएगा 24। निम्नलिखित में से किसमें महाकाव्य जीवक चिंतामणि संबंधित है? जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवक। देखिए जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यहाँ पे जैन हो जाएगा। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों देखिए आप, इसमें से सही है कौन? वित्त आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त आयोग के सदस्य पूर्व नियुक्ति के पात्र नहीं है, गलत बात है, एकदम पूर्व नियुक्ति के पात्र हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है? नहीं, बाध्यकारी सरकार के लिए नहीं है। वित्त आयोग ने CAG को अपनी रिपोर्ट सौंपी? गलत बात, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, छूट गया फिर से। बादल पंखुड़ी 84 का था, 90 का हो जाएगा, अब 91। 68वां राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? स्कूल खेलों, राष्ट्रीय स्कूल खेलों तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। रक्षा तकनीक में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्परिभाषित और संदर्भित अनुसंधान वर्टिकल और थ्रस्ट क्षेत्रों को किस संगठन ने जारी किया? आंसर हो जाएगा इसका DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा तकनीक में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्भाषित और संदर्भित अनुसंधान वर्टिकल और थ्रस्ट क्षेत्रों की किस संगठन ने जारी किया? DRDO ने। ठीक है, अब DRDO से क्या पूछता है स्टैटिक में, तो एक डेट याद रखिएगा 1958। 1958 स्थापना है DRDO का, इसी वर्ष हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हेड क्वार्टर है? दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। आगे है मिलाना है, मिलाइए। B से बेरी बेरी, A से अंधापन, D से रिकेट्स, C से स्कर्वी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? 33 के तहत कौन बना था बताइए? विलियम बेंटिंग बना था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारतीय मानक समय मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा। मैथ है, बनाइएगा। बनाने के बाद 35% आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत आदि के रूप से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहा जाता है। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज इकोलॉजिकल इफिशियंसी। अब हिंदी में फिर से पढ़ लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को बात करेगा तो परिस्थितिकी दक्षता, ऑप्शन हो जाएगा 2। निम्नलिखित जोड़े में कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। आज के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड से लिया गया है। संघीय प्रणाली लिया गया कनाडा से है।
केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा का संविधान है। यही तो सही है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जापान से नहीं, रसिया से लिया गया है। सी हो जाएगा सही आंसर। रीजनिंग है, इसको बनाइएगा आप लोग, इसका आंसर 1 आ जाएगा इसमें। इस तरह से हम लोग अपना कॉपी को सबमिट करते हैं, एक भी छूटा नहीं है। तो आ गया है नंबर रैंक 1 100 में 100। हालांकि हम आप लोग को ये सेट कराने से पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेट अगर कीजिएगा तो अच्छा ही आप लोग को फ़ायदा होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही, जैसा भी सुविधा हो कीजिए। जिन बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा होता है वो फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।